आज की कहानी है पेड़ों में छिपी जुकाई की प्यासी आत्माएं। शाम ढल रही थी। फूजी पर्वत पर ढलते सूरज की नारंगी रोशनी ऐसे लग रही थी जैसे अभी किसी ने बल्ब का स्विच ऑन कर दिया हो। मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मैंने अभी देखना शुरू किया है। गहरे सलेटी आसमान में माउंट फूजी ऐसे चमक रहा था जैसे कीचड़ में कमल खिल गया हो। आंखें थीं कि इस दृश्य से हटना ही नहीं चाहती थी, पर ध्यान सड़क पर रखना जरूरी था। मैंने अपनी बेटी तोशीहिरो से वादा किया था कि उसकी मां माची को ढूंढ कर लाऊंगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा जा रहा था। वैसे ही जिंदगी के सारे रंग बेमानी से लग रहे थे। माची को गुम हुए आज 1 महीना हो चुका था। बड़ी अच्छी थी मेरी माची। जिंदगी की हर परेशानी में उसने मेरा साथ हंसते हंसते दिया था। एकदम एक अच्छी लाइफ पार्टनर की तरह। कभी कोई शिकायत नहीं। ये शायद माची का प्यार ही था कि वो घर और ऑफिस दोनों बड़ी अच्छी तरह संभालती थी। मिचिको सुपर स्टोर में वो पिछले 7 साल से काम कर रही थी, पर पिछले साल काजुओ कॉरपोरेशन ने इस स्टोर को टेक ओवर कर लिया था। जापानी अर्थव्यवस्था के गिरने की बात सारी दुनिया जानती है। इसके कारण बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गईं या बिक गईं। हजारों कामगारों की नौकरियां चली गई थीं। माची उस सुपर स्टोर में कैशियर का काम करती थी। सुपर स्टोर के बहुत सारे पुराने कर्मचारियों को नौकरी के लिए अनफिट बताकर निकाल दिया गया था, पर माची अपने काम में माहिर थी। पिछले 7 साल में आज तक उस पर उंगली उठाने का कोई कारण नहीं था, बल्कि उसने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के कई अवार्ड जीते थे। पर अब काजुओ कॉरपोरेशन पूरी तरह से अपने लोग भर्ती करना चाहती थी। अचानक एक दिन माची पर रुपयों को चुराने का इल्जाम लगाया गया और उसे धक्के देकर स्टोर से निकाल दिया गया। गनीमत है कि हम पुलिस को नहीं बुला रहे। चली जाओ और अब इस स्टोर के आसपास भी मत नजर आना। भरी सड़क पर माची के ऊपर स्टोर के नए मैनेजर मिस्टर आंजू चिल्ला रहे थे। माची इस बेइज्जती से बुरी तरह टूट चुकी थी। वह बिलखती हुई घर आई। मेरी बेटी तोशीहिरो अभी स्कूल से घर नहीं पहुंची थी। लगभग दोपहर 1 बजे तोशीहिरो घर पहुंची तो घर का दरवाजा खुला था। तोशीहिरो ने पूरा घर छान मारा, पर घर पर कोई नहीं था। सामने सेंटर टेबल पर एक डिब्बा और एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे नामिको और तोशीहिरो, आज मुझ पर जो कलंक लगा है, मैं नहीं चाहती कि उसकी कोई छाया तुम में से किसी पर पड़े। इस डिब्बे में मेरी सारी सेविंग्स हैं। उम्मीद करती हूं तुम दोनों के काम आएंगी। मैं जा रही हूं, मुझे माफ कर देना। मेरी बेटी तोशीहिरो सिर्फ 10 साल की थी।
उसने ये चिट्ठी पढ़ते ही मुझे रोते रोते फोन किया और बस कुछ ही देर में मैं घर पर पहुंच चुका था। इस 1 महीने में हमने पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डा कुछ नहीं छोड़ा था। अखबार, टीवी, इंटरनेट, हर जगह इस गुमशुदा माची की तलाश हो रही थी। 4 हफ्तों की दौड़ धूप के बाद अब रिश्तेदार भी अपने अपने घर लौट चुके थे। दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने बारी बारी तोशिहिरो की जिम्मेदारी संभाली थी। मैं भी लगभग सारी हिम्मत छोड़ चुका था। कहां गई होगी मेरी माची? किस हाल में होगी? कैसे बीतेगी तोशिहिरो और मेरी जिंदगी? यही सोचते सोचते मैं आओकी गहारा जुकाई के पास आ पहुंचा था। आओकी गहारा, जिसे जुकाई यानी पेड़ों का समुद्र भी कहा जाता है। पेड़ इतने हैं और इस तरह आपस में गुथे हैं कि जुकाई के एक बड़े हिस्से में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। इस जंगल के उस हिस्से में रहता है तो सिर्फ अंधेरा। सन 864 में फूजी ज्वालामुखी के फटने से उसके आसपास टनों लावा जमा हो गया था। लावा निकलता रहा और फूजी पर्वत के चारों ओर मीलों मील तक फैल गया। धीरे धीरे वहां लाखों पेड़ उग गए। दोपहर के बाद हल्की शाम ढलते ही यहां हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। कहा जाता है कि यहां बस 3 तरह के लोग मिलते हैं। या तो वो जो पागल हों, या जो मरना चाहते हों, या वो रूहें जो हर ओर से लोगों को मौत के लिए बुलावा देती हैं। यहाँ हर पत्ते की सरसराहट के नीचे मौत छिपी है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की दूसरी ऐसी जगह की जहाँ सबसे ज्यादा लोग मरने के लिए जाते हैं। यह सिर्फ पेड़ों का ही नहीं बल्कि ऐसी अतृप्त आत्माओं का जंगल है जिनकी तृप्ति आज तक नहीं हो सकी है। इन अतृप्त आत्माओं को जापान में यूरेई के नाम से जाना जाता है। ये वो आत्माएं होती हैं जो बदले, दुख या नफरत की भावना से भरी होती हैं। जापान में ऐसा माना जाता है कि हर जीवित व्यक्ति में एक आत्मा होती है जिसे रीकॉन कहा जाता है। किसी की भी मौत के बाद रीकॉन उसके शरीर से निकल जाती है और इंतजार करती है। वो यह देखना चाहती है कि उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी कितनी अच्छी तरह करते हैं। यदि सब ठीक हो जाता है तो माना जाता है कि वह अपने पूर्वजों से जाकर मिल जाती है और अपने परिवार की रक्षा बहुत अच्छे से करती है। पर अगर गलती से उस परिवार से अंतिम संस्कार में कोई कमी रह जाती है या उसकी कोई अंतिम इच्छा अधूरी रह जाती है तो वह आत्मा रीकॉन से एक भयानक यूरेई बन जाती है। यूरेई यानी खौफनाक अतृप्त आत्मा। ऐसी आत्मा जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती। आओकी गहारा जुकाई पर
ऐसी युरेई आत्माओं का काला साया सदियों से मंडरा रहा है। हर साल ये अतृप्त आत्माएं कई जिंदगियां पी जाती हैं, पर आज तक इनकी प्यास नहीं बुझी है। जापानी कथाओं के अनुसार 12वीं शताब्दी में बादशाह सुतोकू को उसके पिता के द्वारा जंगल में भेज दिया गया था। सुतोकू महीनों भूखा प्यासा थका हारा आओकीगाहरा जंगल में घूमता रहा। धीरे धीरे उसमें बैठने की ताकत भी खत्म हो गई। आखिरी सांसें लेते वक्त उसने श्राप दिया, मैं एक भयानक साये की तरह इस जंगल पर मंडराता रहूंगा। जैसे मैं मर रहा हूं ऐसे ही यहां आने वाले खुद यहां चलकर आएंगे और भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मरेंगे। माना जाता है कि आज भी उसका साया इस जंगल पर राज करता है। हैरानी की बात है कि कैसे लोग ईश्वर की दी हुई कीमती सांसों की कीमत नहीं पहचानते। कैसे लोग किसी के बहकावे में आकर सुनी सुनाई बातों के आधार पर या किसी छोटे मोटे दुख से परेशान होकर ऊपर वाले के इस तोहफे को इस पागलपन में बर्बाद कर देते हैं। जापान सरकार के कर्मचारी वहां इन आत्महत्याओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जंगल में जगह जगह बोर्ड लगे हैं कि ऐसा कदम उठाने से पहले अपने भाई बहनों के बारे में सोचिए, अपने माता पिता दोस्तों के बारे में सोचिए। ये जिंदगी ऊपर वाले का तोहफा है, इसे इस तरह बर्बाद मत कीजिए। जिंदगी जीने का नाम है। किसी भी तरह की मदद के लिए सुसाइड हेल्पलाइन पर फोन कीजिए। पर जिसे यहाँ की अतृप्त आत्माएं बुलाती हैं उसकी समझ काम करनी बंद हो जाती है। यहाँ की जमीन सूखे लावे से बनी है और चट्टान की तरह सख्त है। बहुत से लोग यहाँ गुमशुदा लोगों को ढूंढने आते हैं। आम चलन के अनुसार लोग कई मीटर लंबी प्लास्टिक टेप्स यहाँ लेकर आते हैं ताकि पेड़ों के साथ साथ बांधकर वे वापस आते समय बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकें। पर जैसे जैसे वे टेप लगाकर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अतृप्त आत्माएं पीछे से या तो उस टेप को हटा देती हैं या टेप का रास्ता बदल दिया जाता है। किसी भी पेड़ से किसी अतृप्त आत्मा का प्रकट होना और गायब हो जाना खून जमा देता है। इस मौत के जंगल के नाम से वहां का बच्चा बच्चा दहल जाता है। आओकीगाहरा जुकाई। जी हां, आओकीगाहरा जुकाई। चलते चलते मैं इस मनहूस जंगल के मुहाने पर आ पहुंचा था। साई बैट गुफा झील का पार्किंग लॉट सामने ही था। मुझे यहीं गाड़ी पार्क करनी थी। इस बेहोशी की हालत में भी मैंने जरूरत का कुछ सामान रख लिया था। दूरबीन, टॉर्च, कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र, पीने का पानी और कुछ खाने का सामान। मैं यहां माची को ढूंढने आया था या कि मौत को, मैं नहीं जानता। वैसे भी माची ही मेरी जिंदगी थी। उसके बिना जीना जैसे मौत ही थी। मैंने गाड़ी पार्क की और भारी कदमों से गाड़ी के बाहर निकला। माउंट फूजी कुछ गहरे सलेटी रंग का हो चुका था और आसमान हल्का नीला।
अंधेरा बस ढलने को ही था। गहरे सन्नाटे में सामने खड़े थे जुकाई के खौफनाक लंबे काले साए, किसी की भी जिंदगी लील जाने को एकदम तैयार। ऐसा लगा जैसे हजारों मौत के फरिश्ते टकटकी लगाए मेरा इंतजार कर रहे हों। क्या मुझे यहां माची मिलेगी? क्या मेरी जिंदगी वापस पहले जैसी हो जाएगी? या क्या तोशिहिरो अपने पिता को भी खो देगी? जानने के लिए सुने इस कहानी का दूसरा भाग।